दुनिया याद करेगी क्या सच में यूक्रेन का हाल, जेलेंस्की का हाल हिटलर और नेपोलियन जैसा होने वाला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रूस के जिस चक्रव्यूह को हिटलर और नेपोलियन नहीं भेद पाए, उसी में क्या जेलेंस्की और यूक्रेन फंस रहा है? और क्या मोदी यूक्रेन को बचाने का अंतिम दांव चलने यूक्रेन जा रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि देखने में जंग रूस और यूक्रेन की लग रही है, लेकिन शुरुआत से ही ये जंग रूस और अमेरिका की रही। यूक्रेन तो एकदम कठपुतली के जैसा रहा, जिसका हाल अफगानिस्तान के जैसा हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे क्या मोदी ही शांति स्थापित कर सकते हैं? क्या दुनिया में आज सिर्फ भारत ऐसा देश है जिस पर यूक्रेन, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सभी का भरोसा की शांति स्थापित कर सकते हैं? साथ ही आपको बताएंगे क्या है रूस का यूक्रेन के खिलाफ बर्फीले तूफान का चौकट है। साथ ही आपको बताएंगे अगर मोदी समझौता करवा पाते हैं तो फिर वो कौन सी शर्तें होंगी जिनके साथ समझौता होगा, और क्या अमेरिका को लग रहा है कि रूस परमाणु जंग की तैयारी कर चुका है? आज हम आपको बर्बादी के बुहाने पर खड़ी जंग के बीच में युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है का मतलब क्या है, और मिट्टी में मिला देंगे इसकी सच्चाई कितनी। सबसे पहले तो सवाल यह है कि अगर भारत यूक्रेन का दौरा कर रहा है, 1.5 महीने पहले रूस का दौरा करता है और पोलैंड जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में भारत ही इस वैश्विक पटल पर वो देश है जो समझौता करा सकता है, जो शांति स्थापित कर सकता है, जो युद्ध की राह पर नहीं दुनिया को बुद्ध की राह पर ले जा सकता है? इसको समझने के लिए 3 सबसे बड़े पावरफुल देश के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि समझौते की इस राह पर कौन कितना मजबूती के साथ खड़ा है। देखिए, शुरुआत करते हैं चाइना के साथ। चाइना पूरे तरीके से रूस समर्थक है। यूक्रेन अमेरिका विश्वास नहीं करेगा, यानी कि अगर चाइना मदद करने की कोशिश भी करता है तो उस पर ना तो यूक्रेन राजी होगा, ना अमेरिका राजी होगा, ना नाटो देश राजी होंगे, और इसलिए मानकर चलिए कि चाइना इस पूरे शांति समझौते में आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। दूसरा, अमेरिका शांति स्थापित करना ही नहीं चाहता। दरअसल यूक्रेन जो कठपुतली की तरह खुद को बर्बाद कर रहा है, उसके पीछे है ही अमेरिका। ये जंग अमेरिका और रूस के बीच है, ना कि यूक्रेन और रूस के बीच, क्योंकि अमेरिका नाटो देशों की सेनाओं को उस रूस के सरहदी इलाके तक पहुंचाना चाहता है जो यूक्रेन से लगती है और जो लगभग 2295 किलोमीटर की है। यानी अगर नाटो के अंदर यूक्रेन आया तो इसका मतलब यह होगा कि रूस घिरेगा, और रूस अगर एक मिसाइल अमेरिका की तरफ दागेगा तो 9 मिसाइल रूस की तरफ अमेरिका और नाटो देश दाग देंगे। यानी कि मानकर चलिए शांति समझौते में अमेरिका भी दूर दूर तक नहीं, यूक्रेन नाटो समर्थन कर सकते हैं, लेकिन रूस ना विश्वास करेगा और ना इसकी स्थिति बनती नजर आएगी। तीसरा, भारत क्यों दुनिया की नजरों के अंदर इस वक्त है कि अगर शांति स्थापित हो सकती है तो उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग हो या रूस और यूक्रेन दोनों के बीच की जंग। इसका कारण क्या है? रूस और यूक्रेन दोनों का भरोसा है, क्योंकि रूस हमारा सहयोगी और यूक्रेन के पास दूसरा ऑप्शन नहीं। वो जानता है कि अगर रूस को रोका जा सकता है तो वो सिर्फ आज के दौर में भारत कर सकता है। इसके अलावा चीन, ब्रिटेन, अमेरिका का भी भारत पर भरोसा, क्योंकि वो भी भारत को नाराज नहीं कर सकते। हालांकि एक कड़वा सच ये भी है कि भारत को जब जब यूक्रेन की जरूरत हुई, यूक्रेन कभी भारत के साथ नहीं रहा, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं रहा। पाकिस्तान को यूक्रेन ने हथियार सप्लाई किए जिनके जरिए भारत के अंदर आतंक को बढ़ाया गया। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता के वक्त भी यूक्रेन भारत के साथ नहीं था। यहां तक कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान भी यूक्रेन भारत के साथ नहीं था, लेकिन यूक्रेन ने भारत का साथ ऐसे दौर में व्यापार के तौर पर दिया जहां दोनों गिव एंड टेक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन भारत यह जानता है कि यूक्रेन के अंदर अथाह संपदा है जिसका इस्तेमाल हो सकता है, जिनमें एक सूरजमुखी का तेल भी है। आपको सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन भारत उसका काफी ज्यादा आयात करता है और वो यूक्रेन से है, तो व्यापारिक संबंध बहुत ज्यादा है।
लेकिन अगर आप शांति समझौते की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत नजर आएगा। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि समझौता कराने में भारत पहली पसंद है? इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति करने में चीन और तुर्की के नाम भी सामने आए थे, लेकिन भारत की विश्वसनीयता इन पर भारी पड़ी। इस जंग में अप्रत्यक्ष तौर पर कई देश शामिल हैं। तुर्की ने ब्लैक सी में अनाज की आवाजाही शुरू करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन धीरे धीरे उसका उत्साह ठंडा पड़ता चला गया। चीन ने भी यूक्रेन के विदेश मंत्री की मेजबानी की, कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन फिर उसकी मध्यस्थता धीमी पड़ती चली गई, क्योंकि पुतिन ने चीन का दौरा किया। भारत को रूस और अमेरिका दोनों गंभीरता से लेते हैं। मोदी को पुतिन का समर्थन मिलता है और अमेरिका भी भारत को ज्यादा लचीला और खुले विचारों का मानता है, और इसलिए भारत शांति स्थापित कर सकता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के संग भारत का कैसा रिश्ता है? इस शांति स्थापना में रूस की भी बात होनी चाहिए, यूक्रेन की भी बात होनी चाहिए, और इस शांति स्थापना में भारत की भी बात होनी चाहिए। जब तीनों देशों की बात होगी तभी शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन जरा समझिए कि भारत का रिश्ता रूस और यूक्रेन के साथ कैसा है, क्योंकि भारत के लिए अगर शांति स्थापना की बात होती है तो रूस से $65 बिलियन रूस और भारत के बीच में जो कारोबार है वो पहुंच चुका है, जबकि $3 बिलियन के आसपास का कारोबार यूक्रेन के साथ है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोनों के बीच सैन्य प्रणाली की, तो उसको भी समझते हैं। 60% भारतीय सैन्य प्रणाली और हार्डवेयर रूसी मूल का है जो भारत में इस्तेमाल होता है, जबकि भारत यूक्रेन के बीच 19,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई करने जाते हैं, और यह एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा तेल आयात एक बड़ा मुद्दा है दोनों ही देशों के साथ। इसको भी समझिए कि जो तेल आयात का समीकरण है रूस के साथ यूक्रेन के साथ, वो किस तरीके से, क्योंकि 40% भारत का तेल आयात रूस से होता है। 1998 में रूस ने भारत के परमाणु टैंक का समर्थन किया था, जबकि यूक्रेन में 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसकी आलोचना यूक्रेन ने की थी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इसके अलावा भारत के परमाणु टेस्ट का समर्थन किसने किया था? रूस ने किया था। $1.35 बिलियन से ज्यादा का सूर्यमुखी तेल आयात करता है भारत यूक्रेन से। इसके अलावा अनुच्छेद 370 को समझिए। अनुच्छेद 370 को जब भारत से हटाया जा रहा था तो रूस ने इसका स्वागत किया था, और रूस ने कहा था कि यह अखंड भारत का अपना एक आंतरिक मामला है, इसमें बाकियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि यूक्रेन की तरफ से ऐसा नहीं था और यूक्रेन ने इसकी खुलकर मुखालफत की थी, वो भारत के साथ खड़ा नहीं था। इसके अलावा जरा देखिए दोनों के बीच के रिश्ते आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि भारत यूक्रेन के बीच 19,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई करने जाते हैं, जबकि न्यूक्लियर टेस्ट की आलोचना जो की गई उसके बाद से रिश्ते काफी ज्यादा इधर उधर होते हुए नजर आए। लेकिन जो हमने शुरुआत में कहा कि क्या वाकई में रूस के चक्रव्यूह के अंदर यूक्रेन फंस रहा है? क्या वाकई में यूक्रेन जो सोच रहा है कि उसने 1200 किलोमीटर की रूस के अंदर घुसपैठ करके रूस को हरा दिया है, क्या वाकई में ऐसा है? या फिर रूस चाहता था कि यूक्रेन की सेना रूस के अंदर एंट्री करे और वहां तक एंट्री कर जाए जहां से वापसी आसान ना हो, और फिर चक्रव्यूह के दौरान रूस यूक्रेन की सेना को अपने ही घर के अंदर धर दबोचे सरेंडर को मजबूर कर दे? इतिहास इसकी गवाही देता है, 2 बार देता है, और 2 बड़े ऐसे तानाशाह जिन्होंने विश्व विजेता की तरफ अपने रथ को बढ़ाया, वो रूस के चक्रव्यूह में कैसे फंसे। शुरुआत करते हैं हिटलर के साथ। रूस के चक्रव्यूह में हिटलर कैसे फंसा? यह बात है जून 1941 की, जब यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीतने के बाद मॉस्को की तरफ हिटलर आगे बढ़ा था, लेकिन ठंड बढ़ने से हिटलर की सेना रूस के अंदर फंस गई। जर्मन सेना के टैंक थे, जो हथियार थे, वो बर्बारी की वजह से खराब होने लगे थे, और इस ठंड के साथ ही रूस की सेना ने जर्मन फौज पर हमला शुरू कर दिया। नाजी सेना भयानक ठंड की वजह से मॉस्को पर कब्जा नहीं कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा था। रूस के बर्फीले चक्रव्यूह के आगे हिटलर की ताकत जम गई थी और जंग हिटलर हार गया था। लेकिन सिर्फ हिटलर नहीं, इसी कड़ी के अंदर एक और तानाशाह आता है जो रूस को जीतना चाहता था लेकिन रूस के चक्रव्यूह में फंसा। नाम था नेपोलियन। रूस के चक्रव्यूह में नेपोलियन कैसे फंसा इसको भी समझिए। नेपोलियन ने 1812 में
5 लाख सैनिकों के साथ रूस पर हमला किया। रूस ने लड़ने की बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया और इससे नेपोलियन की आर्मी रूस के अंदर घुसती चली गई। इसी बीच ठंड बढ़ने लगी और खराब रास्तों की वजह से सप्लाई सिस्टम पूरे तरीके से नेपोलियन की सेना का बिगड़ गया। सैनिकों का खाना खत्म होने लगा और नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच तो गया, लेकिन उसकी सेना 1/4 ही बच गई। बाकी सर्दी के आगे दम तोड़ गई। इसके बाद नेपोलियन को अपने बीमार सैनिकों के साथ जीते हुए रूस को छोड़ना पड़ा और रूस ने जंग में पीछे हटते हुए भी नेपोलियन को अपनी ही जमीन पर हरा दिया। अब जरा समझिए और 2024 में लौट गए, क्योंकि 2024 के अंदर अब यूक्रेन की सेना हजारों किलोमीटर अंदर तक रूस में घुस रही है। बिल्कुल वैसे जैसे हिटलर की सेना घुसी, बिल्कुल वैसे जैसे नेपोलियन की सेना घुसी। उस दौर में भी यह लग रहा होगा कि रूस सरेंडर कर गया, लेकिन दोनों बार स्थिति बर्फ और बर्फीले तूफान और मौसम ने बदल दी। तो क्या जेलेंस्की भी उसी राह पर है? हिटलर और नेपोलियन की राह पर क्या जेलेंस्की है? यह हम आपको आगे चलकर बताएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी इस वक्त जो यूक्रेन के दौरे पर हैं, क्या वो जेलेंस्की को हिटलर और नेपोलियन बनने से रोकने पहुंचे हैं? क्या जेलेंस्की का रेस्क्यू प्लान मोदी बताने पहुंचे हैं? यह गंभीर सवाल है, क्योंकि रूस में फिर से सर्दी और बर्फबारी शुरू हो रही है और बर्फबारी के शुरू होने की स्थिति बिल्कुल वैसी बन रही है जैसी 1892 या 1941 में बनी। नेपोलियन और हिटलर की सर्दी के आगे जिस तरीके से शिकस्त हुई, वैसे ही यूक्रेन की सेना भी सर्दी से पहले रूस में घुस चुकी है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस पर बढ़त हासिल की, लेकिन इतिहास गवाह है कि रूस ऐसा चक्रव्यूह पहले भी रच चुका है। उस चक्रव्यूह में हिटलर और नेपोलियन जैसे तानाशाह फंस चुके हैं। क्या जेलेंस्की भी उसी राह पर है और क्या ये जीत हार का कारण बनेगी? क्या मोदी ये जानते हैं कि जेलेंस्की पुतिन के जाल में फंस रहे हैं और क्या इसी से बचाने के लिए मोदी जेलेंस्की से मिल रहे हैं? हालांकि ये भी सच है कि यूक्रेन और रूस की भौगोलिक परिस्थिति ज्यादा अलग नहीं है। यूक्रेन की सेना और जेलेंस्की की रूस में बर्फ की ताकत को जानते हैं, तो क्या इस बार रूस का चक्रव्यूह भेज जाएगा? सवाल गंभीर है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन के कई हिस्से ऐसे हैं, चाहे वो क्रीमिया है, डोनेट्स्क है या लुहांस्क है, वो ऐसे हैं जो प्रो रूस इलाके हैं। और सोचिए जरा, यूक्रेन की सेना वहां से होते हुए मॉस्को की तरफ बढ़ रही है, आगे रूस है और पीछे प्रो रूस समर्थित यूक्रेन के लोग हैं। क्या यूक्रेन फंस रहा है? और क्या अमेरिका बिल्कुल वैसे तमाशा देख रहा है जैसे अफगानिस्तान के अंदर देखा गया? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि नाटो देशों के अंदर यूक्रेन शामिल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि रूस ऐसा होने नहीं देगा। रूस बहुत अच्छे से जानता है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बना तो इसका मतलब अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं, जो टैंक है, जो सेना है, वो रूस के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी और जंग की दस्तक देगी। लेकिन रूस का सबसे घातक हथियार जो बर्फीला तूफान है, जो मौसम है, क्या उसकी जद में यूक्रेन की सेना फंसना शुरू हो चुकी है? इसको भी जरा समझिए, क्योंकि रूस में बर्फबारी का समय 15 सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। यहां 2 फीट से 3 फीट तक बर्फ जम जाती है, जिससे निपटना आसान नहीं। और रूस के कई शहर ऐसे हैं जहां कई महीनों तक सूर्य उदय नजर नहीं आता है। इन इलाकों में साल के 365 में से 270 दिन बर्फ जमी रहती है। कई इलाकों में हर तीसरे दिन बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। रूस के कुर्स्क में अक्टूबर में सर्दियां शुरू होने वाली है। ऐसे में कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का अंदर घुसना उन पर उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि भारी बर्फ की वजह से यूक्रेन के हथियार काम करना बंद कर सकते हैं। और शायद जेलेंस्की उसी राह पर है जहां हिटलर और नेपोलियन है, जो वहां गए और वहां फंस गए। लेकिन इस पूरे जंग के दौरान कौन सा देश किसके साथ है? क्योंकि शांति स्थापित करने की जो पहल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, 4 बार जेलेंस्की से मिलेंगे, पुतिन से बार-बार मिल रहे हैं, फोन पर बातचीत हो रही है, तो क्या भारत चाहता है कि शांति स्थापित हो और एक ऐसा समझौता तैयार हो चुका है जिस पर शांति के हस्ताक्षर दोनों देश करेंगे? वो समझौता किस तरीके का हो सकता है, वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर समझौता होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। एक तरफ जंग की तैयारी और दूसरी तरफ
शांति का समझौता, इनमें से कौन जीतेगा? क्योंकि भारत चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित हो, क्योंकि दोनों एक ही हैं। बस अमेरिका और नाटो देशों के चक्कर में फंसकर यूक्रेन खुद को बर्बाद कर रहा है, और इस जंग में अमेरिका जो सीधे रूस से टक्कर लेकर उसका नुकसान नहीं कर सकता, वो यूक्रेन के जरिए किया जा रहा है। फिर भी हम आपको बताते हैं कि अगर ये जंग हुई तो रूस के पक्ष में कौन कौन से देश हैं और यूक्रेन के पक्ष में कौन कौन से देश हैं। जरा देखिए कौन किसके पक्ष में है। अगर बात करें यूक्रेन की पहले, तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इसके अलावा नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया है। जबकि अगर बात करें रूस की, तो रूस के साथ क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। लेकिन जिस पर सबकी नजर टिकी है वो है दरअसल भारत, जो तटस्थ है, जो किसी के साथ नहीं, और यहीं से भारत की तरफ सभी की नजरें, क्योंकि भारत को यूक्रेन भी सुनता है और भारत को रूस भी सुनता है। रूस के साथ 1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी मिलकर आए, मीटिंग करके आए, गले मिलकर आए, और अब यूक्रेन के दौरे पर जेलेंस्की से मिलेंगे। और शायद हो सकता है जेलेंस्की को समझाया जाए कि भाई कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। इस कठपुतली बनने के चक्कर में यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान हो चुका है, रूस को एक बड़ा नुकसान हो चुका है, और दोनों भौगोलिक दृष्टिकोण से लगभग एक है। क्योंकि जिस दौर में यूएसआर हुआ करता था, उस दौरान यूक्रेन भी रूस का हिस्सा हुआ करता था। और शायद जो आंकड़े अब हम आपको बताने वाले हैं, ये हो सकता है भारत, रूस और यूक्रेन दोनों को बताए कि इस पूरे जंग में अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ा। अमेरिका ने तो अपने हथियार सप्लाई किए और पैसा जेब में डाल दिया। जो बिगड़ा वो यूक्रेन और रूस का बिगड़ा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस का जो नुकसान हुआ, जो रूस का बिगड़ा जो है वो कितना बिगड़ चुका है। एक रिपोर्ट जो कहती है उसमें जरा देखिए कि कितना नुकसान दोनों के बीच में हुआ है। इसमें अगर बात करें पहले रूस की, तो जरा समझिए रूस के कितने टैंक्स बर्बाद हो चुके हैं अब तक। 8,522 टैंक बर्बाद हो चुके हैं। बख्तरबंद गाड़ियां कितनी बर्बाद हो चुकी हैं? 16,542। आर्टिलरी सिस्टम कितने बर्बाद हो चुके हैं? 17,216। रॉकेट सिस्टम कितने बर्बाद हो गए? 1166। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम 928 बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा हवाई जहाज 367 नेस्तनाबूद कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। हेलीकॉप्टर 328 बर्बाद कर दिए गए हैं। अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो 13,902 बर्बाद किए जा चुके हैं। जहाज 28 बर्बाद किए जा चुके हैं। इसको बदलिए जरा ग्राफिक्स को। इसके अलावा सबमरीन 1 खत्म की जा चुकी है। और अगर बात रूसी सैनिकों की मौत की जाए तो 6,03,010 रूसी सैनिक हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके हैं। और यह एक बड़ा खामियाजा है जो रूस ने झेला है। ना जाने इस दौरान कितने विस्थापित हो गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यूक्रेन से जो विस्थापित होते हैं वो रूस जाते हैं शरण लेने के लिए, और रूस से जो विस्थापित हुए हैं उनमें काफी ज्यादा यूक्रेन आए हैं, और दोनों के बीच में ही जंग चल रही है। दोनों भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक है, लेकिन अमेरिका के चक्कर में दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि यूक्रेन के जख्म कितने गहरे हैं, यूक्रेन को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि यूक्रेन भी इस राह में काफी हद तक बर्बादी की राह पर खड़ा हुआ है। देखिए, जो सैनिक मारे गए वो 70,000 हैं, घायल सैनिक 3 लाख हैं। जो कॉमन सिविलियंस नागरिकों की जो मौत है वो 10,000 सिविलियंस इस जंग का शिकार हो चुके हैं। नागरिकों ने देश जो छोड़ दिया है, जो यूक्रेन छोड़ गए हैं, वो संख्या 65 लाख है। इसके अलावा जो अपने ही देश के अंदर विस्थापित हो चुके हैं, यानी कि मानिए कि कोई क्रीमिया में रहता था, क्रीमिया बर्बाद हो गया, वो लुहांस्क चला गया, तो है तो यूक्रेन में ही, लेकिन यूक्रेन के अंदर रहते हुए वो विस्थापित हो गया है। और यह संख्या कितनी है? 37 लाख है। आप सोचिए, दोनों देश लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। और किस जिद की वजह से? रूस ने सिर्फ यह कहा कि यह जंग कभी भी खत्म हो जाएगी, बस 3 शर्तों को मान लिया जाए। पहली, नाटो देश
यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने हथियारों के इस्तेमाल के लिए जो लॉन्चिंग पैड बनाए उनको खत्म कर दे, पहली चीज। दूसरा, यूक्रेन यह हस्ताक्षर कर दे कि वो कभी नेटो देश का हिस्सा नहीं होगा। और तीसरा, अमेरिका रूस से लगते हुए छोटे देशों को कठपुतली बनाना बंद कर दे। और इन तीनों ही मांग में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर जरा सोचिए, रूस अगर अमेरिका से लगते हुए छोटे देशों पर जाकर वहां सैन्य अपनी स्थापना कर दे, वहां अपने लॉन्चिंग पैड बना दे, मिसाइल लगा दे, तो क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन यूक्रेन को शायद यह समझ नहीं आ रहा और प्रधानमंत्री मोदी शायद यही समझाने पहुंचे, क्योंकि अगर जंग हुई तो फिर जंग घातक होगी। क्योंकि यह जंग लग रहा है, जो शुरू से हम कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, यह जंग अमेरिका और रूस के बीच है। यूक्रेन बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह कठपुतली है। और अगर अमेरिका को किसी दौर में लगा कि यूक्रेन के अब साथ देने से अमेरिका को नुकसान, तो अमेरिका उसको रातों रात बिल्कुल वैसे छोड़कर भाग जाएगा जैसे अफगानिस्तान को छोड़कर भागा। लेकिन फिर भी अमेरिका डर रहा है। डरने के पीछे की वजह क्या है वो बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। इसको जरा समझिए, क्योंकि रूस के पास जो एक्टिव परमाणु हथियार हैं वो 5580, अमेरिका के पास 5044 हैं। इन दो देशों के परमाणु हथियारों को आप नाप लेंगे तो बाकी देशों को एक साथ भी जोड़ दें तो इन दो के बराबर नहीं, क्योंकि इसके बाद चीन आता है जिसके पास सिर्फ 500 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290 है, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 है और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार है। लेकिन वापस लौटते हैं, क्योंकि अमेरिका ने सीधा संदेश दिया और कहा कि रूस शायद परमाणु अटैक कर सकता है, उत्तर कोरिया परमाणु अटैक कर सकता है, चाइना परमाणु अटैक कर सकता है। तो अमेरिका को डर क्यों लग रहा है? क्या मिट्टी में मिला देंगे जो पुतिन ने यूक्रेन के लिए कहा? क्या उसका संदेश नेटो और अमेरिका के लिए है? इसको समझने के लिए जरा समझिए कि चल क्या रहा है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने रूस के साथ एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नॉर्थ कोरिया ने रूस को तोपखाने के गोले दिए थे। अमेरिका अनुमान नहीं लगा पा रहा कि बदले में रूस उसे भला क्या दे रहा है। अमेरिका को डर है कि मिसाइल और अन्य हथियार तकनीक हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से ईरान को लेकर भी अमेरिका चिंतित है, क्योंकि ईरान ने रूस को ड्रोन और मिसाइलें दी हैं। ईरान ने इजराइल को हाल ही में चेताया था। इसकी अमेरिका से दोस्ती है, इजराइल की बड़ी दोस्ती में जो है वो अमेरिका से है। अब ऐसे माहौल में यदि रूस और अमेरिका के बीच की संधि खत्म होती है तो दुनिया निश्चित ही हथियारों की एक बड़ी होड़ देखेगी, जिसका अंजाम अनिश्चित है, यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास ही है। लेकिन हम जंग की नहीं बात कर रहे, क्योंकि हिंदुस्तान युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करता है और बुद्ध शांति समझौता लेकर आते हैं। मिट्टी में मिला देंगे नहीं, मिट्टी को कैसे बचाया जाए इसकी बात करते हैं। तो मोदी अगर शांति समझौते को लेकर जा रहे हैं, अगर ऐसा वैश्विक पटल पर देखा जा रहा है, तो वो शांति समझौता कैसे हो सकता है? उसके बड़े बिंदु क्या हो सकते हैं जिस पर यूक्रेन भी मान जाए, जिस पर रूस भी मान जाए? चलिए ये भी आपको बताते हैं। जरा देखिए कौन कौन से वो समझौते हो सकते हैं। पहला, कैदियों की अदला बदली। चाहे रूस ने कितने ही यूक्रेन के कैदी बंदी बनाए हों या यूक्रेन ने रूस के, वो उनको वापस सह सम्मान लौटा दिया जाए, कैदियों की अदला बदली की जाए, यह पहली शर्त हो सकती है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा पर हमला नहीं। जो परमाणु संयंत्र हैं, चाहे वो यूक्रेन के अंदर हो या रूस के अंदर, ये मिनिमम संधि की जाए कि परमाणु संयंत्रों को नुकसान दोनों ही देश किसी भी सूरत में नहीं, परमाणु संयंत्रों को बर्बाद नहीं करेंगे। इसके अलावा क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत घातक है और ये एक बड़ी एक फहरिस्त है, बड़ा इलाका जिसको खत्म कर देता है। इसके अलावा सीमा निर्धारण का फॉर्मूला, इसको डीमिलिटराइजेशन भी कह सकते हैं, इस पर भी बात बन सकती है, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच जो सीमा को लेकर जंग, या कहें कि 3 शहर जिनमें प्रो रूस के लोग रहते हैं, प्रो रूस रशियन रहते हैं, वो भी एक मिनिमम प्रोग्राम के साथ यूक्रेन का हिस्सा बने रहे। इसके अलावा सेनाओं को वापस बुलाया जाए, दोनों ही देश अपनी सेनाओं को अपने अपने देश में वापस बुलाएं, और उसके बाद डीमिलिटराइजेशन एक महत्वपूर्ण बात है।
कि यूक्रेन के अंदर एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जो लोकतांत्रिक तो हो लेकिन रूस के समर्थन में हो और नाटो संधि से बाहर हो जाए। नाटो देश यह सोचना छोड़ दे कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि नाटो का एक नियम यह भी कहता है कि जिस देश की सीमाएं अगर दूसरे देश के साथ विवादास्पद हो तो वो देश नाटो का हिस्सा नहीं हो सकता। बावजूद इसके अमेरिका और नाटो देश चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा हो। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जो यूक्रेन जा रहे हैं, जो पोलैंड होकर आ रहे हैं, जो इससे पहले रूस जा चुके हैं, क्या इस मिनिमम प्रोग्राम के साथ शांति समझौते को कायम कर पाएंगे? सवाल बड़ा है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि मिट्टी में मिला देंगे और संभावनाएं कुछ ऐसी जैसी हिटलर और नेपोलियन के दौर में रही। तो क्या जेलेंस्की उस चक्र में फंसने से बच जाएंगे और शांति समझौते को समझ पाएंगे? बड़ा सवाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।